हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे बायो के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैं क्वेश्चन पेपर 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में से ही करवा रही हूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री के हो गए, आज बायो का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 सबसे पहले इसमें पूछा है, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सब का एक एक रोल बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विलाई, एनल स्फिंक्टर और लाइपेज। तो इनका एक एक फंक्शन बताना है। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? ये एसिडिक मीडियम फैसिलिटेट करता है, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। और विलाय, इसका फंक्शन होता है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। और इस स्फिंक्टर का काम क्या होता है? ये हमेशा कि किसी भी चीज़ की एंट्री और एग्ज़िट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये मस्कुलर पार्ट होता है। और लाइपेज का फंक्शन क्या होता है? लाइपेज ब्रेक डाउन करता है एमल्सिफाइड फैट्स के लिए, ठीक है। इनके आंसर क्या हो गए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा हमारा? क्रिएट एन एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। और उसके बाद विलाई का फंक्शन क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और एनल स्फिंक्टर का क्या है? एग्जिट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द एनस, ये रेगुलेट करता है। लाइपेज करता है डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो 2 मार्क्स में पूछा गया है, उसके भी 2 पार्ट है, उन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। लेकिन हम सारे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि पेपर में पता नहीं ना कौन सा आ जाए। तो इसमें पूछा है हमारा पहला, हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स। और दूसरे में पूछा है, देयर इज़ अ हार्मोन विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, नेम द हार्मोन एंड ग्लैंड दैट सिक्रीट इट। और इसको कौन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का और उस ग्लैंड का नाम बताना है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आर डाइट। तो हमारी डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों लेना पड़ता है? तो इसके लिए हमें यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल गया। इसकी आयोडाइज्ड का पूछा है तो मीन्स यहाँ पे आयोडीन की बात हो रही है। थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड एंड गॉइटर कॉज करता है, ठीक है। बस इनको थ्योरेटिकल फॉर्म में 2 मार्क्स का है, तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे में आंसर लिख देंगे। 22 का आंसर हुआ कि मूवमेंट ऑफ लीव्स सेंसिटिव प्लांट्स में और रूट्स की डाउनवर्ड मूवमेंट, इसमें स्टिमुलस टच होता है, इसमें ग्रेविटी होती है, और इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ मूवमेंट हो रही है। इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, मतलब रूट्स तो ग्रो करती है ना हमारी सॉइल के नीचे, बिल्कुल ग्रो करती रहती है हमेशा। और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है और ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि ये किसी भी तरफ को मूव कर सकता है वो सेंसिटिव प्लांट, लेकिन रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ही ग्रो करती है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल हुई। इसके बाद इसके बी पार्ट का आंसर क्या होगा? बी पार्ट में 3 चीज़ें पूछी गई है, तो 3 पार्ट में आंसर कि वो उस हार्मोन का नाम बताना है, ग्लैंड का नाम बताना है, और ये आयोडीन सॉल्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ये हार्मोन कौन सा होगा हमारा? थायरॉक्सिन, ठीक है। और थायरोक्सिन। और हमारे पास ग्लैंड कौन सा होगा जहाँ से ये सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और आयोडीन क्यों नेसेसरी है ये हमें बताना है। आयोडीन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इसकी कमी से गॉइटर की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या बना? थायरॉक्सिन हमारा हार्मोन है और ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। और हमारा ये थायराइड ग्लैंड, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत नेसेसरी है, ठीक है, ताकि हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपरली रिलीज हो सके। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? गॉइटर, ठीक है, गॉइटर। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, था ये क्वेश्चन था, ये हमारा 23 था ये क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
और क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा और ये पार्ट्स में पूछा है। और तो हमें बिल्कुल शॉर्ट में आंसर लिखने होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जब, तब हमें पार्ट्स में आंसर बताना होता है। तो पहला है वाई रेस्पिरेशन पिगमेंट हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में विद लार्ज बॉडी, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो डिफ्यूजन है उसके द्वारा जो भी हमारे पास मान लो अमीबा या फिर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, उनकी पूरी बॉडी एक्सपोज्ड रहती है एनवायरनमेंट में, तो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू वहाँ पे अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है उनकी बॉडी में। लेकिन हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमारे ऑर्गन्स एकदम अंदर भी है, तो इसीलिए हमारा डिफ्यूजन के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिफ्यूजन नहीं होती, इसीलिए हमारे ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बाकी और चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही लिखेंगे, एकदम शॉर्ट आंसर। तो नेक्स्ट गिव रीज़न है जो 2 मार्क्स में है, वो आधा आधा मार्क्स ये सबका है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पूछा है रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन थ्रोट, हमारे थ्रोट गले में रिंग ऑफ कार्टिलेजेस क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो एयर पैसेज है, मींस एयर जाने का जो रास्ता है वो आपस में एकदम कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, कि वो पूरा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उसको इजीली टच करने से या ऐसे ही हवा से वो कोलैप्स ना हो जाए, टूट ना जाए, इसीलिए बाहर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कि लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम, कुछ ना कुछ रेजिड्यू वाला वॉल्यूम ऑक्सीजन का वहाँ बच जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है हमारे लंग्स में वो इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब रहे कुछ टाइम के लिए, एंड जो CO2 है वो रिलीज़ हो जाए। जिस टाइम तक CO2 बाहर जा रही है हमारे लंग्स में से, तब तक क्या होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहना चाहिए, रेजिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होती रहेगी, रुके ना, कंटिन्यू रहे। तो नेक्स्ट सी पार्ट में डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स लिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी चेस्ट कैविटी है दैट बिकम्स लार्जर। ठीक है, हाफ मार्क्स में इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2 मार्क्स में मतलब आधा आधा सबके लिए आधा आधा मार्क ही है यहाँ पे, तो ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं लिखने। तो डी पार्ट है वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सेसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि एल्वियोलाई ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है और वहाँ पे इसीलिए बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो इजीली हो सके, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 की एक्सचेंज हो रही है, तो वो प्रॉपर अमाउंट में अच्छे से हो सके। तो इसी को थ्योरी फॉर्म में लिखें, बायो के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में ही होते हैं। तो हमारा है 29th क्वेश्चन। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं। इसमें आएगा डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। ठीक है, और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, इसमें सेकंड पार्ट में अलग अलग पार्ट्स है, तो उसका ए पार्ट का आएगा एकदम शॉर्ट, हाफ मार्क्स में तो शॉर्ट ही लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फर्स्ट का हुआ डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ऑल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं, टू इंश्योर एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन की सफिशेंट सप्लाई, सफिशेंट टाइम मिल सके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और CO2 को रिलीज़ करने के लिए, इसीलिए हमारा कुछ ना कुछ ये रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाता है। और सी पार्ट में डायफ्राम फ्लैट होने के टाइम लिफ्ट अपवर्ड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि द कैविटी क्या हो जाती है हमारी, ये चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। ठीक है, इसीलिए हमारे रिब्स थोड़े से अपवर्ड मूव कर जाते हैं। और हमारा डी पार्ट में कि बहुत सारे नेटवर्क होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स का, क्यों? क्योंकि द एक्सचेंज ऑफ वहाँ पे क्या होता है, गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि ये पूरा एकदम हाफ मार्क्स में है, तो फिर इसमें ज़्यादा लेंथी लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाना है
टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। स्नीजिंग के टाइम पे जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, उस टाइम पे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है उसका फ्लो चार्ट बनाना है। और सबसे पहले हमारा क्या लिखना है, इसकी हमारी डेफिनेशन लिखनी है। ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हमारा, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा 1 मार्क में होगा, ये हमारा 2 मार्क में हो जाएगा फ्लो चार्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, रिफ्लेक्स एक्शन होता है इज सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और एग्जाम्पल हम इसमें किसकी लेंगे, स्नीजिंग की। ठीक है, स्नीजिंग की एग्जाम्पल लेके हमें फ्लो चार्ट बनाना है कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्टिमुलस। ठीक है, स्नीजिंग के लिए हमारा सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ पे, स्टिमुलस। सबसे पहला स्टेप होगा स्टिमुलस। स्टिमुलस के बाद हमारा अगला आएगा रिसेप्टर। इसमें रिसेप्टर होगा हमारा कौन सा, नोज़। उसके बाद हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है जो कि सिग्नल को लेके जाता है ब्रेन तक। सेंसरी न्यूरॉन के बाद हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा न्यूरॉन हमारा होता है यहाँ, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन के बाद हमारा ये जाएगा मोटर न्यूरॉन के पास। और मोटर न्यूरॉन होता है जो हमारा वो सिग्नल ब्रेन से वापस दोबारा हमारे इफेक्टर के पास लेके आता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के बाद हमारा आएगा इफेक्टर। इफेक्टर हमारा कौन सा होता है, ये मसल्स। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, रिस्पॉन्स सबसे लास्ट में। ठीक है, ये सिर्फ स्नीजिंग की बात नहीं है कि बाकी सारे जहाँ पे भी जो, जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ हॉट ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में टच होता है, तब भी यही सेम सिस्टम यही रहेगा, उसमें भी यही फ्लो चार्ट रहेगा कि सबसे पहले स्टिमुलस आता है, फिर रिसेप्टर आता है, वहाँ पे चेंज हो जाएगा कि वहाँ पे आर्म दी हुई है हमारा, फिर सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल ब्रेन तक लेके जाएगा। ठीक है, ब्रेन तक हमारा ये सिग्नल लेके जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा रिले न्यूरॉन। ठीक है, वहाँ पे जो सिग्नल हमारा है इंटरप्रेट होता है ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन के पास उसके बाद रिले न्यूरॉन के बाद सिग्नल चेंज होता है, मोटर न्यूरॉन के सब पास जाता है। जो मोटर न्यूरॉन है ब्रेन से हमारा फिर वो मसल के पास सिग्नल लेके जाएगा, फिर उसी अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस पूरे को और क्या कहा जाता है, हमारा रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। तो डायग्राम हमारा इसका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट डायरेक्टली बोला है तो फ्लो चार्ट ही बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद बस इतना ही। तो जो भी कोई भी डाउट होगा या कुछ भी समझ ना आए तो यू पीपल कैन टेल। और उसके बाद मैं जितने भी अब क्वेश्चंस करवा रही हूँ उन सबको साथ साथ में प्रैक्टिस करना है, याद लर्न करने वाले लर्न करने हैं, और जो समझ नहीं आता है वो पूछ सकते हो दोबारा से। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।